ये तो कल हमारी छोटी सी एक इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी जिसमें हमने सब्जेक्ट्स डिस्कस डिस्कस किए थे और सजेस्टेड रीडिंग्स वगैरह जो हम किस तरह से हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी वो हमने डिस्कस की थी। अच्छा, एक सेकेंड। तो आज हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने बिल्कुल सिर्फ जस्ट एक दो स्लाइड्स ही पढ़े थे। तो आज हम अपने लेक्चर को आगे ले जाते हैं। हमने हार्शनेस तक कर लिया था, हम स्ट्रेंथ को डिस्कस कर रहे थे। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ। थैंक यू। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं कंक्रीट की प्रॉपर्टीज। अब हार्डन स्टेट के अंदर पहले हमने कंक्रीट को देखा था इन प्लास्टिक स्टेट, यानी कि कंक्रीट जैसे ही फ्रेशली मिक्स होता है उसको हम कंक्रीट को कहते हैं कि वो प्लास्टिक स्टेट में होती है। अब कंक्रीट क्या है? हार्डन स्टेट। अब वो हार्ड हो गई है, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने देखनी होती हैं एज सिविल इंजीनियर। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है स्ट्रेंथ की। हार्डन कंक्रीट की जो है ना, कंक्रीट बेसिकली हम यूज करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, जो कंप्रे लोड इन कंप्रेशन वो बियर कर सके। और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है ना, उसके साथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो कंक्रीट की जो कंप्रेशन के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो कम से कम, जो मिनिमम उसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए। कोई भी कंक्रीट क्यों ना हो, उसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ है कंप्रेशन के अंदर, यानी कि ये कोई, अगर आप कंक्रीट का बॉक्स देख लें, यानी इन कंप्रेशन इसके ऊपर जो लोड लग रहा है नीचे से भी मतलब लोड ही है। तो कंप्रेशन के अंदर इसके ऊपर जो भी लोड लगेगा, टेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, टेंशन मतलब खिंचाव, कंप्रेशन यानी उसके ऊपर दबाव है, तो 15.5 न्यूटन पर एमएम से कम नहीं होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल, ये नंबर्स जो हैं ये यही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर द कंक्रीट शुड नॉट बी लेस देन। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, आपने जो आपको याद होगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही आपने लगाना है। तो स्ट्रेंथ, जो कंक्रीट की जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है? वो लेंथ इससे कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा हो सकती है, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट की ज़्यादा होती है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं ड्यूरेबिलिटी के बारे में। ड्यूरेबिलिटी क्या है कंक्रीट के अंदर? ड्यूरेबिलिटी बेसिकली देखा जाता है कंक्रीट को कि वो वेदरिंग और केमिकल अटैक या फिर अब्रेशन से कितना विदस्टैंड करता है। यानी कोई चीज, कोई अटैक हो रही है कंक्रीट के ऊपर, यानी उसके ऊपर वेदरिंग यानी वेदर का अफेक्ट हो रहा है, वो कंक्रीट खराब नहीं हो रही है, उसके अंदर क्रैक्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो कंक्रीट वैसे ही है जैसे वो सालों पहले था। जैसे वो नया कंक्रीट बनता है और सालों बाद भी कंक्रीट के अंदर कोई क्रैक्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये कंक्रीट क्या है? ड्यूरेबल है। तो कंक्रीट जो है ना वो ड्यूरेबल होती है, वेदरिंग से ड्यूरेबल होनी चाहिए, केमिकल अटैक से और अब्रेशन से। हार्डन कंक्रीट जो ड्यूरेबल होती है वो हम यहाँ पे रेन की बात करते हैं और फ्रॉस्ट एक्शन की बात करते हैं कि जो कंक्रीट है उसको इन दोनों चीज़ों से ड्यूरेबल होनी चाहिए। रेन तो आपको पता है कि बारिश होती है कंक्रीट के ऊपर। फ्रॉस्ट एक्शन क्या है? फ्रॉस्ट एक्शन बेसिकली बारिश हुई, कंक्रीट के अंदर पोर्स है, पोर्स फिल आउट हो गए पानी से, अब टेम्परेचर कम हो गई, वो जो पोर्स थे जिसमें पानी था, पानी बर्फ बन गई, वो आइस में कन्वर्ट हो गई।
आइस की वॉल्यूम ज़्यादा होती है, और जैसे ही वो एक्सपेंड कर जाता है कंक्रीट के अंदर क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली फ्रॉस्ट एक्शन। तो यानी कंक्रीट फ्रॉस्ट एक्शन से भी ड्यूरेबल होना चाहिए, रेन से भी ड्यूरेबल होना चाहिए, हम ये बात यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी, वहाँ पे ऑप्शन, आप क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, द ड्यूरेबिलिटी इज अफेक्टेड बाय वाटर सीमेंट रेशो, साइज ऑफ पार्टिकल्स, या प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो आप जब आपने जब ये चीज़ आपको याद होगा कि जो ड्यूरेबिलिटी है वो अफेक्ट होती है किस चीज़ से, वाटर सीमेंट रेशो से, तो आप वहाँ पे राइट ऑप्शन को टिक कर सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इम्परमेबिलिटी। इम्परमेबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी क्या है? बेसिकली परमिएबिलिटी यानी पोर्स हो और वो वाटर को अलाउ करे कंक्रीट से पास हो, यानी कंक्रीट के अंदर पोर्स हो और उसमें से पानी को वो अलाउ करे जो उसमें से पास हो, लाइक पोरस कंक्रीट जो आपने देखी होगी। और इम्परमेबिलिटी उसके अपोजिट है कि कंक्रीट पानी को पास ना करे, उसके अंदर पानी पेनेट्रेट ना कर सके। हार्डन्ड कंक्रीट वही लिखा है कि उसके अंदर सफिशिएंट इम्परमिएबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो पानी को पास ना कर सके। वाटर, या उसको हम एक और भी लफ्ज यहाँ पे यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं वाटर टाइटनेस, यानी वाटर टाइट होनी चाहिए, वो उसमें से पानी ट्रेवल ना कर सके, पानी उसके अंदर इंसर्ट ना हो सके। इसको हम क्या कहते हैं? इम्परमिएबिलिटी। यानी कंक्रीट को इम्परमिएबल होनी चाहिए कि उसके अंदर से पानी, जाहिर सी बात है, वाटर जब कंक्रीट के अंदर चला गया, फिर से वही बात होगी, फ्रॉस्ट एक्शन की बात होगी कि दोबारा से फ्रॉस्ट एक्शन होगा। वो आइस बन जाएगा, टेम्परेचर कम हो गई, वाटर आइस बन गई, और आइस बन जाएगी, आइस की वॉल्यूम ज़्यादा होती है, तो कंक्रीट डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अच्छा, इस पिक्चर को देखें। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा अपने घरों में, या फिर कहीं पे भी साइट पे भी आपने कंक्रीट को देखा होगा, कंक्रीट प्लेस करने के बाद इस तरह की क्रैक्स, ये देखें, ये जो डेवलप हुए हैं, ये डेवलप होने शुरू हो जाते हैं कंक्रीट के अंदर। तो ये क्या है बेसिकली? इसको कहते हैं श्रिंकेज, यानी कंक्रीट श्रिंक कर रहा है। कंक्रीट क्यों श्रिंक करता है? कंक्रीट इसलिए श्रिंक करता है कि उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे ही कंक्रीट खुश्क हो जाता है, ड्राई होता है, वेट कंक्रीट सही होता है। जब कंक्रीट ड्राई होता है, उसके अंदर से मॉइस्चर चला जाता है, तो कंक्रीट इस तरह से उसके अंदर कहीं कहीं पे क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इन क्रैक्स को बेसिकली श्रिंकेज कहते हैं। तो श्रिंकेज क्या है? श्रिंकेज लेंथ या वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज या इंक्रीज होने को कहते हैं। अच्छा जी, जैसे ही ये चेंज क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि चेंजेस इन मॉइस्चर कंटेंट, केमिकल रिएक्शन जब वाटर और सीमेंट के दरमियान में होती है, उस रिएक्शन के बाद वाटर वहां से एवापोरेट होना शुरू करता है, यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन जैसे रिलीज होती है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन के बाद वहां से वाटर के भी वेपर्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वाटर की क्वांटिटी कंक्रीट के अंदर से खत्म हो जाती है, तो उसके अंदर इस तरह से क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। दीज क्रैक्स आर बेसिकली कॉल्ड श्रिंकेज। ये श्रिंकेज की वजह से होती है, कंक्रीट श्रिंक कर जाती है यहाँ पे। अब जहां पे भी आप इस तरह के क्रैक्स देखें, आपको पता होना चाहिए कि ये श्रिंक कर रहा है यहाँ पे कंक्रीट। तो कंक्रीट को मिनिमम श्रिंकेज एग्जिबिट करनी चाहिए। अच्छा, ये प्रॉपर्टी भी जो है ना, वाटर सीमेंट रेशो के ऊपर डिपेंडेंट है। वाटर सीमेंट रेशो क्या होती है, डिटेल के अंदर हम एंड में जाके पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बताऊं कि वाटर और सीमेंट का जो पेस्ट होगा ना, उसकी बात यहाँ पे सिंपली ये की जा रही है। तो पिछला जो हमने पढ़ा था, वो भी प्रॉपर्टी, वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट था। अब श्रिंकेज भी वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। अच्छा जी, आगे जाते हैं। क्रीप। क्रीप क्या है? क्रीप बेसिकली कंटिन्यूस लोडिंग नहीं है। दो चीजें होती है, एक होता है क्रीप होता है, एक होता है फटीग होता है। फटीग साइक्लिक लोडिंग को कहते हैं। और क्रीप जो है ना, एक ही जगह पे सालों तक, सदियों तक किसी कंक्रीट के ऊपर कोई लोड लग रहा है, और उस लोड लगने की वजह से उस कंक्रीट के अंदर कोई क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाएं, या उसके अंदर उसकी वॉल्यूम कम हो जाए, उस लोडिंग की वजह से जो उसके अंदर डिक्रीज इन लेंथ हो या वॉल्यूम हो, उसको हम कहते हैं क्रीप।
हार्डन कंक्रीट की क्रीप क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए क्रीप। ये भी एक डिफेक्ट हो जाती है कंक्रीट के अंदर। अच्छा जी, कंटिन्यू ये क्या है, इसकी डेफिनेशन तो ये है कि कंटिन्यूस स्ट्रेन है। स्ट्रेन यानी कि उसके अंदर चेंज आ रही है, उसके शेप के अंदर चेंज हो सकती है, उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज हो सकती है, उसके लेंथ के अंदर चेंज हो सकती है। ठीक है। अच्छा जी, जब कंक्रीट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड के ऊपर, जैसे ही, यानी ये डेड लोड की यहाँ पे बात की जा रही है, लाइव लोड की बात यहाँ पे नहीं की जाती। यहाँ पे क्रीप क्रीप को जब भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, हम डेड लोड की बात करते हैं क्रीप के लिए। ये बात याद रखें कि एक जगह पे कंक्रीट पड़ा हुआ है और सालों तक, काफी टाइम तक उसके ऊपर एक लोड जो है वो रखा हुआ है, वो लोड चेंज नहीं हो रहा है उसके ऊपर, वो सेम लोड है वो उसके ऊपर रखा हुआ है, और सदियों तक या फिर सालों तक आप उसे कहें कि उसके ऊपर रखा हुआ है। उसकी वजह से वो क्रीप, एक क्रीप टेस्ट भी होता है, कंक्रीट के ऊपर भी होता है, स्टील के ऊपर भी होता है, आप लोगों ने किया होगा। तो यानी कि उसको हम अटैच कर देते हैं इक्विपमेंट के साथ, फिर हम उसे 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स के बाद देखते हैं कि उसकी लेंथ के अंदर कितनी चेंज आ गई। यानी कोई लोड चेंज नहीं होती है क्रीप के अंदर, लोड सेम रहता है, लेकिन उसकी क्या होती है, वो डिफॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? थर्मल एक्सपेंशन सिंपल ये समझ लें आप, थर्मल एक्सपेंशन जैसे मैंने फ्रॉस्ट एक्शन की बात की थी, थर्मल एक्सपेंशन भी सेम उसी तरह से होता है। थर्मल एक्सपेंशन इस तरह से होता है, जो सर्द इलाकों में रहते हैं और जो गर्म इलाकों में रहते हैं, यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन का बड़ा रोल होता है। कंक्रीट बन गया, सर्दियों में क्या होता है, कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। गर्मियों में कंक्रीट के अंदर एक्सपेंशन हो जाती है, गर्म वेदर की वजह से कंक्रीट एक्सपेंड कर जाता है। इसलिए हम जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं उसके अंदर एक्सपेंशन जॉइंट्स दे रहे होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होती है, दिस इज बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। यानी जो हीट कम हो जाती है, सर्द मौसम है, तो वहाँ पे कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से कंक्रीट के दरमियान में जो गैप्स, जो उसके दरमियान में जो क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं, हम उन क्रैक्स को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्रैक्स। तो कंक्रीट की जो हार्डन कंक्रीट, याद रखें ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हार्डन कंक्रीट के अंदर आती हैं, ये फ्रेशली मिक्स कंक्रीट की बात नहीं की जा रही है। अच्छा, इसके अंदर मिनिमम एक्सपेंशन होनी चाहिए, मिनिमम थर्मल एक्सपेंशन, और ये गुड रेजिस्टेंट टू फायर होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि अब देखो, कंक्रीट बना हुआ है, बिल्डिंग के अंदर आग भी लग जाती है कभी कभी, और उस टाइम अगर बिल्डिंग के अंदर आग लग गई और वहां पे हीट की वजह से वो कंक्रीट एक्सपेंड कर जाता है, आग की वजह से, वैसे नॉर्मली वो बिल्डिंग गिरे या ना गिरे, या उसके अंदर क्रैक्स प्रोड्यूस हो या ना हो, लेकिन फायर की वजह से क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाती है, वो उसके अंदर क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो बिल्डिंग डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो कंक्रीट के अंदर थर्मल एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं कंक्रीट की क्लासिफिकेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट है हमारे पास, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहली जो हमारे पास कंक्रीट है उसको बोलते हैं पीसीसी। एक होता है आरसीसी, एक होता है पीसीसी, एक होता है पीपीसी, कोई ऐसा होता है, आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्लेन कंक्रीट से। प्लेन कंक्रीट याद रखें, जो नॉर्मली कंक्रीट यूज हो रहा होता है आपके घरों में, आपके घरों की कंस्ट्रक्शन के अंदर, नॉर्मल घरों की कंस्ट्रक्शन, हैवी बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर स्टील आप इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं सिंपली, जिसके अंदर आप स्टील इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, आप इसके अंदर स्टील इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। जब स्टील इंट्रोड्यूस कर लिया आपने, फिर ये प्लेन कंक्रीट नहीं रहता है। प्लेन कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसके अंदर सीमेंट होती है सिंपली, सैंड होती है, कोर्स एग्रीगेट होती हैं, और उनको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, सिंपल ये होता है प्लेन कंक्रीट सीमेंट। इसके अंदर ओपीसी यूज होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो आप लोगों के पास, हमारे पास मिलता है नॉर्मली 1300 या 1400 का एक बैग में होता है उसका, ये पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ओपीसी। अच्छा, इसके अंदर सीमेंट ही यूज होता है एज अ बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट याद रखें, जिस भी कंक्रीट के अंदर सीमेंट हमने यूज किया, सीमेंट वहां पे एक्ट करता है एज अ बाइंडिंग मटेरियल, उसका और कोई रोल नहीं है वहां पे।
अच्छा जी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के अंदर याद रखें, ये जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है वो कंप्रेशन लोड को, कंप्रेशन स्ट्रेसेस को वो बियर करता है। वो स्ट्रांग होता है इनके अंदर, टेंशन के लिए नहीं। याद रखें, टेंशन के लिए फिर हम आगे एक कंक्रीट पढ़ेंगे, आरसीसी, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। वो फिर टेंसाइल फोर्सेस को अच्छे से बेयर कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लाइम कंक्रीट। अच्छा, लाइम कंक्रीट और पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, वो जो पीछे हमने पढ़ा था, प्लेन कंक्रीट, इन दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का है कि उसके अंदर यूज होता है सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल, इसमें यूज होता है लाइम एज अ बाइंडिंग मटेरियल, सिंपल। लाइम कंक्रीट की कॉन्स्टिट्यूएंट में सिर्फ और सिर्फ सीमेंट की जगह पे यहाँ पे आप ऐड कर दें क्या, लाइम। बाकी फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट एक रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन होती है, इसकी सूटेबल प्रोपोर्शन होती है जिसके अंदर हम इनको ऐड कर रहे होते हैं। जो हाइड्रोलिक लाइम है इज यूज्ड बाइंडिंग मट यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर यूज होता है, मैंने आपको पहले बताया, सैंड होता है, सुर्खी होता है, यानी ब्रिक्स के जो रिमेनिंग जो होते हैं ना, उनको कहते हैं सुर्खी। सिंडर, सिंडर भी मतलब ऐसे ही एक छोटा सैंड की तरह एक मटेरियल होता है जिसको हम एज अ फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो ये सारी, ये तीनों चीजें यूज होते हैं इसके अंदर एज अ फाइन एग्रीगेट। ब्रोकन ब्रिक्स, ब्रोकन स्टोन स्टोन जो होते हैं, ये एज अ कोर्स एग्रीगेट यूज होते हैं इन लाइम कंक्रीट। ये यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जो चीजें लिखी हुई हैं ये सारे ही सारे आपके एमसीक्यूज हैं। ये आपने याद करने ही करने हैं। आपका एक एक लाइन यहाँ पे एक एमसीक्यूज बनता है। ये आपने याद करने ही है। मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ें, लेकिन आपने ये चीज़ें याद करने ही हैं, तब जाके आपका टेस्ट क्लियर होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? ओके। तो इसके अंदर ये जो क्वेश्चन एंड में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कि लाइम कंक्रीट के अंदर उसकी जो पोर्शन कितनी होती है भाई, इसकी जो एग्रीगेट्स होते हैं लाइम कंक्रीट के, वो किस रेशो से हम ऐड करते हैं। तो उसके अंदर 1 पार्ट लाइम का होता है, 2 to 3 पार्ट्स हम उसके अंदर सैंड के ऐड करते हैं, 3 to 4 पार्ट्स उसके अंदर हम कोर्स एग्रीगेट के ऐड करते हैं उसके अंदर। ओके। लाइम कंक्रीट जो होता है ना वो सस्ता होता है, चीपर होता है, ठीक है। और उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है प्लेन कंक्रीट सीमेंट से, ठीक है। लाइम कंक्रीट सस्ता होता है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। फिर आती है रेनफोर्स कंक्रीट, जो आजकल बहुत यूज होता है, हर बंदे को आरसीसी स्ट्रक्चर ही बनानी होती है। इसके अंदर क्या है, इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं फेरो कंक्रीट। ये याद रखने वाली चीजें सारी, फेरो कंक्रीट और या फेरो कंक्रीट आपसे पूछे या रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, दो चीजें हैं। या तो पूछता है आरसीसी का मकसद क्या है, ये देखें, ये आरसीसी एनटीएस के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आरसीसी की एब्रीविएशन क्या है। किसी ने रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट लगाया, वो गलत था। जिसने रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट लगाया वो 100% सही था। यानी यहां से भी क्वेश्चन बना था, एनटीएस की पेपर की बात कर रहा हूँ, बीपीएससी की नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये फेरो कंक्रीट भी इसे कहते हैं। इसके अंदर सिंपल हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट करते हैं, स्टील ऐड कर दो, सीमेंट वही है, नॉर्मल है, पोर्टलैंड सीमेंट है, इसको फिर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। ओके। इसके अंदर जो इसकी इंग्रेडिएंट्स होती हैं उनका देखिए, पिछले वाले में उसकी जो इंग्रेडिएंट्स थी वो उनकी पार्ट्स अलग थे, उसकी जो पोर्शन थी, प्रोपोर्शन थी वो अलग थी। इसके अलग है, ये आपने याद चीज़ें मिक्स नहीं करनी है। इसके अंदर 1 पार्ट जो हम पोर्टलैंड सीमेंट का ऐड करते हैं, क्लीन सैंड के हम इसे 1 to 2 पार्ट्स ऐड करते हैं, और 2 to 4 पार्ट्स हम इसके अंदर कोर्स एग्रीगेट के ऐड करते हैं। ये जो है ना, अच्छा, जो नॉर्मल कंक्रीट हम यूज कर रहे थे प्लेन कंक्रीट, वो जो था प्लेन सीमेंट कंक्रीट, वो जो था सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन के लिए बेस्ट था। लेकिन याद रखें, जो हम रेनफोर्समेंट जब भी उसमें करते हैं तो वो टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए भी बेहतरीन हो जाता है। यानी वो टेंशन के लिए बेसिकली जो हम उसके अंदर रेनफोर्समेंट करते हैं, टू बियर द टेंसाइल स्ट्रेसेस।
समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि जब भी जो रीइंफोर्समेंट करने का मकसद ही हमारा यही होता है कि जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकें। इसलिए जो बीम्स होते हैं, हम बीम्स के अंदर हम ज्यादा मोस्टली हमारा टारगेट होता है कि उसके अंदर हम क्या करें, रेनफोर्समेंट करें। तो जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है उसकी स्ट्रेंथ कंप्रेशन में भी अच्छी होती है, और उसकी टेंशन के अंदर भी अच्छी होती है, और शेयर स्ट्रेसेस के अंदर भी वो एक अहम रोल प्ले करता है। और शेयर स्ट्रेसेस क्या हैं, हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ओके। नेक्स्ट है लाइट वेट कंक्रीट। लाइट वेट कंक्रीट इसलिए होता है कि उसकी वेट कम होती है। नॉर्मल जो कंक्रीट हम बना रहे होते हैं उससे उससे उसकी वेट जो होती है ना, वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसके अंदर जो हम एग्रीगेट्स यूज कर रहे होते हैं वो कोक ब्रीज होती है। कोक ब्रीज यानी कोल की तरह के होते हैं, या जैसे कोल को जब आप कोल को जिस तरह से आप उसको जब कोल जब जैसे उसको आप आग लगाते हैं, आग लगाने के बाद कोल के जो रेजिड्यू बच जाते हैं वो फिर सिंडर होते हैं, या फिर कोक ब्रीज होता है। इनको जब हम यूज करते हैं, या फिर स्लैग होता है। स्लैग क्या है? बेसिकली स्लैग जो आयरन जो होता है ना, आयरन ओर की फॉर्म में मिलता है। स्टील जो होता है ये सारे आयरन की ओर के फॉर्म में मिलते हैं। आयरन को जैसे ही हम उसको प्योर करते हैं, तो प्योर करने के टाइम जो इम्प्योरिटीज रिलीज होते हैं उनको हम स्लैग कहते हैं। स्लैग हो, कोक ब्रीज हो, इनको आप जब सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा ये एज एग्रीगेट यूज हो रहे थे। इनको जब भी हमने यूज किया कंक्रीट के अंदर, वो जो प्रोड्यूस करते हैं वो लाइट वेट कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं। लाइट वेट कंक्रीट जो होती है उसकी वेट जो होती है वो कम होती है नॉर्मल कंक्रीट से। ये कौन सी वेट होती है? ये यूनिट वेट वगैरह जो आगे हम डिस्कस करेंगे वही चीज़ें। अच्छा जी। लाइट वेट, देखिए यहाँ पे मैंने चीज़ें ये चीज़ें आपने याद नहीं करनी। यहाँ पे मैंने ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लगाई थी कि ये कोल कंबस्टन के बाद या फिर ये कोल, ये चीज़ें आपने याद नहीं करनी। आपने सिर्फ ये याद करना है कि जो लाइट वेट कंक्रीट है उसके अंदर कौन कौन से एग्रीगेट्स यूज करते हैं उसके अंदर। बस आपने सिर्फ यही याद रखना है। उसके अंदर आपको कोक ब्रीज याद करना है, सिंडर याद करना है, या फिर स्लैग होती है उसके अंदर। इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं, याद रखें। किस कंक्रीट की, विच कंक्रीट possesses द हाई इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, आपके पास ये क्वेश्चन है। आपको वहां पे राइट ऑप्शन आपका क्या है? लाइट वेट कंक्रीट। ठीक है। एक और भी कंक्रीट है जो आगे हम पढ़ेंगे, वो भी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज उसकी ज्यादा है। और इसको हम ज्यादातर जो है ना प्रीकास्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो होते हैं उनकी हम पार्टीशन वॉल्स के अंदर इसको यूज करते हैं। यानी इसकी जो वेट कम होती है तो हम इसको मोस्टली प्रेफर करते हैं कि भाई पार्टीशन वॉल्स के अंदर हम इसे यूज करें, ताकि स्लैब के ऊपर या स्ट्रक्चर के ऊपर लोड कम से कम हो। ओके। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर, या इसको बोलते हैं एयर इनट्रेंड कंक्रीट या एरेटेड कंक्रीट। इसके अंदर सिंपली एल्यूमिनियम जो है ना इसके अंदर ऐड करते हैं। एल्यूमिनियम जैसे ही आपने ऐड किया तो उसके अंदर एयर बबल्स बन जाते हैं। एयर बबल्स देखें, सेलुलर एयरेटेड कंक्रीट, इसको एयर इनट्रेंड कंक्रीट भी कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ एल्यूमिनियम जो है ना ऐड करते हैं तो इसके अंदर एयर बबल्स बन जाते हैं। एक पिक्चर शायद मैंने ऐड की है इसके अंदर, ये ये देखें। इस तरह से एयर बबल्स बन जाते हैं, इस तरह से स्पेसेस बन जाते हैं कंक्रीट के अंदर। तो ये वेट इसकी, ये क्यों होता है एयर इंट्रेंड कंक्रीट? ये इसलिए करते हैं कि ये लाइट इन वेट बन जाए। कंक्रीट की वेट आपको पता है कितनी ज्यादा होती है स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे ज्यादा वेट होती है वो कंक्रीट की ही होती है, अगर वो आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हो। ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये रूफ स्लैब्स के अंदर यूज होता है, और ये भी प्रीकास्ट यूनिट्स के अंदर यूज होता है मोस्टली। बस इसको पार्टीशन वॉल्स के अंदर इसको भी यूज करते हैं। ये देखें, ये भी है कि हीट एंड साउंड इंसुलेशन के लिए इसको यूज करते हैं। पिछला वाला जो था उसको लाइट वेट कंक्रीट, इसको भी हम हीट एंड साउंड इंसुलेशन के लिए यूज करते थे। इसको भी हम इंसुलेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं। और ये स्पंजी इन स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्पंज नहीं होता है आपके घर में, जिसने बर्तन कभी धोए होंगे तो स्पंज होता है,
उसकी तरह से ये इसका शेप होता है। ये इसकी पिक्चर है। सारडस्ट कंक्रीट। सारडस्ट बेसिकली, सारडस्ट क्या है? सारडस्ट है, जैसे ही आप वुड को काट रहे होते हैं, वुड को जैसे आप काटा, वुड के बाद उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वुड के, या फिर छोटे, बिल्कुल छोटे से पार्टिकल वहां पे बच जाते हैं, उनको हम कहते हैं सारडस्ट। उनको कंक्रीट के अंदर यूज करते हैं, सीमेंट के साथ उनको यूज कर लिया, उनसे जो कंक्रीट बनेगा उसको बोलते हैं सारडस्ट कंक्रीट। इसको हम प्रिपेयर कहते हैं, देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट वही विद सारडस्ट इन स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन, सिंपल वही चीजें हैं। कहीं पे जो सीमेंटिशियस मटेरियल है वो चेंज हो रही है, सीमेंट चेंज हो रही है, या बाइंडिंग मटेरियल चेंज हुई है, तो कहीं पे बस सिर्फ और सिर्फ हम एग्रीगेट्स को चेंज कर रहे हैं। यही क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट है। मैंने यहाँ पे इसकी पिक्चर ऐड कर ली है, ये देखें। ये देखिए, ये सॉ डस्ट, यानी जैसे वुड को काटने के बाद इसके छोटे छोटे, ये देखिए, ये पार्टिकल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इनको हम कंक्रीट के अंदर सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं, कोर्स या फाइन की सूरत में इनको हम यूज करते हैं। ठीक है। इनसे जो कंक्रीट बनता है उसको हम सॉ डस्ट कंक्रीट कहते हैं। देखिए यहाँ पे, ये भी देखिए, हीट एंड साउंड इंसुलेशन के लिए इनको यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एक एक वर्ड मैं क्या कह रहा हूँ आपको, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका एक एमसीक्यूज है यहाँ पे। मैं आपका जब टेस्ट कंडक्ट करूँगा, सैटरडे वाले दिन आपको टेस्ट शेयर किया जाएगा। आप उस टेस्ट को जब देखेंगे, टोटली आपका टेस्ट आपके इन थ्योरी से ही बना होगा। अगर आपने थ्योरी अच्छे से आपने याद कर ली, या थ्योरी आपने अच्छे से समझ ली, तो यही आपका एमसीक्यूज होगा वहाँ पे। आपका 70, आपकी जो 70% जो एमसीक्यूज होते हैं वो यहीं से प्रिपेयर हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास वैक्यूम कंक्रीट। वैक्यूम कंक्रीट जो है, सिंपली इसमें ये होता है कि हम कंक्रीट बना लेते हैं, उस कंक्रीट में से जो भी एयर होता है और जो भी एक्स्ट्रा वाटर होती है उसको हम पंप करके निकाल लेते हैं। यही लिखा हुआ है कि सीमेंट कंक्रीट फ्रॉम विच द इंट्रेंड एयर एंड एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड विद अ पंप, वैक्यूम पंप। जब उसे हम उस पोजीशन पे प्लेस करते हैं जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और वैक्यूम करने के बाद कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो 15 से 20% इंक्रीज हो जाती है। पंजाब का एक पेपर था, उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि वैक्यूम की जो आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सेस एयर, यानी इन वैक्यूम कंक्रीट, उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है? 15 से 20% बढ़ जाती है उसकी। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, रीइंफोर्स कंक्रीट वर्क के लिए भी यूज करते हैं। जैसे रीइंफोर्समेंट कर ली, उसके बाद उसकी जो भी एयर होती है उसके अंदर से, और जो भी एक्स्ट्रा वाटर होती है उसको हम वैक्यूम पंप से उससे निकाल लेते हैं, तो ताकि उसकी 15 से 20% उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। अच्छा जी, प्रीवियस जो स्लाइड्स हमने पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट, इनमें आपका कोई क्वेश्चन हो प्लीज। क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट, जो हमने 8 कंक्रीट पढ़े हैं, इनमें से आपका क्वेश्चन हो कोई प्लीज। आप क्वेश्चन करें या फिर मैं क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से। सर आपने बताया कि इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट है ना, तो इन सब में से हम किसी को रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के साथ मिक्स कर सकते हैं, मतलब उसमें हम बार्स दे सकते हैं, सरिया उसमें दे सकते हैं, सॉरी, या वो दोबारा क्या है? सिर्फ वही। मैंने कहा सर, जो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट बताए ना, जी जी। अ, उनमें से एक अलग था आरसीसी। जी जी। तो हम आरसीसी में, मतलब हम इनमें बार्स यूज कर सकते हैं, सरिया यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट में, जो आरसीसी ना हो, ओके, जिसमें सॉल्ट हो या वो हो, उसमें हम आयरन बार्स दे सकते हैं। मैं समझ गया आपकी बात। देखें, आप कह रहे हैं कि अगर कंक्रीट जो है वो
रेनफोर्स कंक्रीट के अलावा और कोई अगर हम टाइप ऑफ कंक्रीट यूज करें तो उसके अंदर क्या हम रेनफोर्समेंट कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है नहीं। क्यों नहीं? सपोज करें आपने यूज किया एयर इंट्रेंट कंक्रीट, ठीक है, या पोरस कंक्रीट की अगर आप एग्जांपल ले लें, पोरस कंक्रीट। आपने पोरस कंक्रीट यूज किया, पोरस कंक्रीट के अंदर क्या होती हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आपने पोरस कंक्रीट के अंदर रीइंफोर्समेंट कर ली, तो पोर से वाटर ट्रेवल करेगा, और जैसे वाटर ट्रेवल कर लिया, वाटर कहाँ पे पहुंचेगा? स्टील तक। और जैसे सर वाटर, आप रिपीट करेंगे, आपकी आवाज नहीं आई। हेलो, नेट का इशू है। जी, आपका आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। ये मीटिंग अभी आ शायद रही है। एंड हो जाए, दोबारा से उसी लिंक को काइंडली सब ज्वाइन करिएगा, ठीक है? ये सही है मीटिंग सर। ये मीटिंग अगर एंड हो जाए तो दोबारा से उसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ। सही है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ अच्छा कि ठीक है।